दिपो बाहारं कोहमाणगं हि भयं वेदे में हुण सन्ना करे गहे सन्ना सागारोव जोगो नाणे मग्गम हि दंसणे मग्गे जे हिंदुलक्ष्य जनते उदयादिषु निदिष्ठा सव्यदर्शिहिं मिच्छो शासनमिच्छो अविरद सम्मो यदेश विरदोय विरदापमत्त इदरो उव संत खीन मोहो चौदस जीव समासा कमेण सिद्धायणा दव्वा। नादव्वा का मतलब क्या था? जानो। नादव्वा माने जानो कि क्रमशः फिर गुणस्थानातीत सिद्धों को भी जानो। कल हमने 11वीं गाथा पढ़ी थी और 11वीं गाथा में हमने देखा कि किस किस गुणस्थान में कौन कौन से भाव होते हैं, 5 भावों में से। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि गुणस्थान जो गुण सन्ना सा च मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से क्या होते हैं? गुणस्थान होते हैं। तो पहले 12 तक जो गुणस्थान है, ध्यान से सुनना, 1 से 12 तक जो गुणस्थान है वो मोह कर्म की अपेक्षा है, या तो मोह का अभाव, उदय, उपशम, क्षय, उपशम, क्षय। समझना है, पहले सुन लो, भी लिखो मत लिखवा मैं दूंगा। और आगे के जो 13वें 14वें हैं वो योग के निमित्त से, याद रहेगा? हाँ जी, अनिमेश बेटा क्या समझ में आया? 12वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक मोह के निमित्त से हैं, यानी चाहे मोह का उदय हो, उपशम हो, क्षय हो, क्षय उपशम हो। लेकिन 13वां 14वां गुणस्थान योग निमित्त तक है, योग के निमित्त से। हमने कहा था ना, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान होते हैं। ठीक है, तो 1 से 12 तक गुणस्थान मोह के निमित्त से, चाहे निमित्त का मतलब चाहे उसका सद्भाव हो या उसका अभाव हो। ठीक है, उसके सद्भाव और अभाव की अपेक्षा है। और 13वां 14वां गुणस्थान योग की अपेक्षा है। ये बात समझ में आ गई? मोह की अपेक्षा कितने गुणस्थान? लेकिन समझना, मोह की अपेक्षा मतलब मोह का उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम की अपेक्षा। किस अपेक्षा? मोह के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम की अपेक्षा 1 से 12 गुणस्थान है। और योग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा 13वां 14वां। 13वें में योग है, सयोग केवलिजन। 14वें में अयोग केवलिजन, यानी योग नहीं है। ठीक है, अब हमने आप एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, आप बच्चों को याद होगा, मैं लिखवा देता हूँ। सूत्र तो नहीं लिखवा रहा, लेकिन उस पर से समझा। वो दर्शन मोहनीय के भेद बताने, मोहनीय कर्म के भेद बताने वाला सूत्र है। हाँ देखो, सुनो सुनो, मोहनीय ये 2 भेद कौन कौन से? दर्शन मोहनीय सूत्र बोलोगे? एक बोलो तो ठीक से बोलो। एक मिनट। दर्शन चारित्र मोहनीय, कषाय अकषाय वेदनीय। हाँ, वेदनीय क्या स्त्री द्वि। गलत बोल, चलो सही बोलो, क्या स्त्री सही है। सूत्र सुना जरा। ठीक है, त्रि माने दर्शन चारित्र मोहनीय, इनमें इसके 3 भेद। कितने?
तीन बोले, कौन कौन से? क्रम से। अब देखना इनमें होता क्या है, जो मिथ्यात्व है इसका अनुभव होता है बहुत तीव्र, यानी है तो दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां, लेकिन यह दर्शन मोहनीय का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों सर्वघाती है ना, जैसे इसका अनुभव है ना बहुत बड़ा अनुभव, इसके अनुभव में क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है, और इसका अनुभव समझ में आया। इसलिए क्या आप कुछ कह रहे थे, इस मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहते हुए जीव का जो श्रद्धा गुण का सम्यकता पूरी तरह नष्ट होता है, बिल्कुल भी सम्यकता नहीं हो पाती, क्योंकि इसका अनुभव सबसे अधिक है। ठीक है, लेकिन अब इसका अनुभव को तुलनाहीन हो जाता है, तो वो प्रकृति बन जाती है सम्यक मिथ्यात्व। क्या नाम? इसमें क्या है कि इसकी फलदान क्षमता हल्की है तो सर्वघाती, लेकिन इसका जो अनुभव देने की सामर्थ्य वो हल्की है, इसलिए इसके रहते रहते थोड़ा सा सम्यक का अंश, मिथ्यात्व और सम्यक थोड़ा मिला हुआ होता है, दिख रहा है तुमको वहां से। इसलिए इसमें क्या होता है, मिश्रपना होता है, यहाँ तो बिल्कुल टोटल मिथ्यात्व, यहाँ कैसा परिणाम है, इससे हल्का परिणाम है, यानी थोड़ा थोड़ा सम्यक का अंश, थोड़ा मिथ्यात्व। यद्यपि अध्यात्म ये नहीं मानता, अध्यात्म क्या कहता है, या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा, ऐसा थोड़ी होता है कि थोड़ा सा सम्यक दर्शन हो थोड़ा सा मिथ्या दर्शन हो। लेकिन ये करणानियोग केवल ज्ञान गम्य विषयों को भी निरूपण करता है। करणानियोग जो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म विषय हैं उसका भी निरूपण करता है, क्योंकि अध्यात्म सिर्फ आपके बुद्धिगम्य विषय का ही निरूपण करता है, क्योंकि उसका प्रयोजन जीव को आत्मानुभूति कराना है, भेद विज्ञान कराना है। इसलिए वहाँ स्थूल चर्चा होती है कि जिसको आप समझ सकें, जिसका अनुमान कर सकें, लेकिन ये अनुमान गोचर भी नहीं है सर्वथा। ये जो करणानियोग संबंधी विशेष परिणाम बताते हैं, अभी जो सम्यक मिथ्यात्व है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने उसको सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, कि दोनों एक साथ नहीं है, लेकिन ये तीसरे टाइप का परिणाम है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा निश्चयाभासी, एक व्यवहाराभासी और एक उभयाभासी। अब आपको लगता है कि दोनों को मिला दो तो वो बन गया, ऐसा नहीं, वो एक तीसरे डिफरेंट टाइप का परिणाम है। जैसे खट्टी चीज, एक मीठी चीज, खट्टी मीठी बोल रहे हो, लेकिन वो एक अलग तीसरा अलग ही टेस्ट बनता है। जैसे श्रीखंड का उदाहरण दिया, क्या जैसे दही खट्टी, उसके अंदर हमने क्या मिलाया, खांड मिलाई, खांड मीठी, लेकिन दोनों को मिक्स करने पर एक तीसरा टेस्ट पैदा होता है। आप कह देते हो उसको खट्टा मीठा, लेकिन एक वो जात्यांतर प्रकृति का अलग टेस्ट है। ऐसे ये जो परिणाम है सम्यक मिथ्यात्व, ये ऐसा नहीं कि थोड़ा सम्यक तो थोड़ा मिथ्या, लेकिन एक तीसरे टाइप का अलग परिणाम है जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको केवली भगवान की आज्ञा से ही मानना पड़ता है, ये हमारे ज़्यादा अनुमान गोचर नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मिथ्यात्व के अनुभाग से सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुना हीन है, और सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग से सम्यक्त्व का अनुभाग अनंत गुना हीन है। ये जो सम्यक्त्व प्रकृति है, कैसी है, देशघाती प्रकृति। कैसी है? देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। इसीलिए सम्यक्त्व प्रकृति में, क्योंकि तो इसका अनुभाग हल्का है, और इसमें जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होता है और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, उस काल में जीव को सम्यक दर्शन रह सकता है, यानी जीव के सम्यक दर्शन को पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ उसमें शंकादि जो 25 दोष हैं वो दोष लगते हैं इसके कारण। तो मुझे भी सिर्फ ये समझाना है कि इनका क्या हो रहा है, अनुभाग हीन हीन होता जा रहा है।
ठीक है, सबसे गाढ़ा अनुभाग है मिथ्यात्व का, फिर उसी में से टूट के बनती हैं। जब कभी किसी को प्रथम बार उपशम सम्यक दर्शन होता है तब उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कितने टुकड़े? तो एक अकेला गाढ़ा था मिथ्यात्व रूप, अब उसके टूट के 3 टुकड़े होते हैं, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। इन दोनों का तो हो जाता है उपशम, इन दोनों का हो जाता है उपशम। समझना एक मिनट, उपशम माने दोनों दब जाते हैं, उदय में नहीं आते। इसी को हम कहते हैं उदयाभावी क्षय, एक तरह से कि अभी उदय का अभाव, उदय में नहीं आएगा। और ये जो सम्यक तो प्रकृति है ये उदय में रहती है, लेकिन इसके उदय में रहते हुए ये अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरी तरह घात नहीं कर सकती, तो इसका उदय भी बना रहता है और सम्यक दर्शन भी बना रहता है। लेकिन वो सम्यक दर्शन का नाम है छायोपशमिक सम्यक दर्शन। कौन सा? क्योंकि देशघाती प्रकृति का उदय, ये देशघाती प्रकृति है सम्यक। और ये जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं इनका क्या हुआ? उदय का अभाव, अभी ये उदय में नहीं आएंगे। अगर ये उदय में आ जाए तो जीव को क्या होगा? दूसरा गुण स्थान हो जाएगा, और अगर ये उदय में आ जाए तो पहला गुण स्थान हो जाएगा। आपको नाम बताया ना, शासन यानी सासाधन सम्यक्त्व, सॉरी दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात्व मिश्र। किसी को मिश्र भी कहते हैं। अब जब ये चर्चा चली है इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से समझना, लिखना लिखना छोड़ दो, थोड़ा सा सोचना और समझना तो दिमाग में बात बैठ जाएगी। पहले गुण स्थान है मिच्छो यानी मिथ्यात्व, दूसरा है सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व, चौथा है अविरत सम्यक। देखो पहला गुण स्थान तो आपको पता है मिथ्या दृष्टि है, 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा होती है, ग्रहित मिथ्यात्व हो भी सकता है और कदाचित ना भी हो। ज्ञानम बेटा अभी नोट नहीं करना, अभी ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अलर्ट होकर, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपनी वो जो एक जिज्ञासा है उसको पूर्ण कर लूँ, नहीं तो मुझे रहेगा कि इतनी इम्पोर्टेंट बात मैंने नहीं बताई। अब आप जितना उसको ग्रहण कर पाएंगे सो ठीक है, ज़्यादा मुझे आग्रह नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूँ ताकि आप में से जो योग्य बच्चे हैं जो उस बात को समझ सकते हैं, कभी दोबारा तिबारा सुनेंगे तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो पहले गुण स्थान से अनादि काल से इसको मिथ्यात्व है, लेकिन जब ये भेद विज्ञान करता है ना, स्व और पर की पहचान करता है, जब इसको अपनी सत्ता का भान होता है कि मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप हूँ, देह आदि रूप मैं नहीं हूँ, ज्ञान जानने का काम कर रहा है, ये जो जानने वाला है यही मैं हूँ, ऐसा जब इसके अनुभव में आता है तब इसको सच्ची प्रतीति होती है। क्या होती है? सच्ची प्रतीति कि मैं देह और संयोग रुपया पैसा धन ये मैं नहीं हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं जानने देखने वाली अखंड चैतन्य वस्तु हूँ, मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता, ऐसा इसको प्रतीति में आ जाता है, निश्चय हो जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या है इसका नाम? तो तब क्या होता है? ये जीव को सीधा पहले गुण स्थान से कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा। कौन सा है चौथा? अविरत सम्यक दृष्टि। बात समझ में आ गई? किस किस को प्राप्त करना है चौथा गुण स्थान? अज्ञान को मिटना है ना, सम्यक दृष्टि होना है कि नहीं होना है, तो चौथे गुण स्थान को प्राप्त तो करना ही है, समझ में। और सम्यक दर्शन हो गया ना तो सारे दुख मिट जाने आपके, समझ। चारित मोहवश लेश न संजम पैसूर नाथ जजे हैं, यानी चारित्र मोहनीय के कारण संयम धारण नहीं कर पा रहा, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है। लेकिन इंद्र भी जिनको पूजता है, सम्यक दृष्टि को पूजता है, और भले घर में रहता है लेकिन घर में नहीं रचता। जैसे कादे में हेम अमल है, जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा, माने आसक्ति, अंदर की आसक्ति छूट जाती है। तो जब कभी किसी को अनादि काल से मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन होता है, तो प्रथम कौन सा सम्यक दर्शन होता है?
उपशम सम्यक दर्शन होगा। कौन सा? अनादि मिथ्या दृष्टि को जब कभी पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। कौन सा? और गुण स्थान कौन सा होता है? सीधा चौथा। ज़्यादा लिखवाऊंगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बातें बहुत है इसमें। अब चौथा सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या होता है कि उपशम सम्यक्त्व का काल अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त है। कितना? अंतर मुहूर्त के बाद अब जब उसको औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, समझना एक मिनट, उसकी सत्ता में, ध्यान से सुनो, लिखो मत, सब लिखा हुआ है आपके गुणस्थान विवेचन की किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको सब कुछ। ये जो, क्योंकि देखो उतना डीप पेपर में भी नहीं पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन आप समझ जाओ, सुन लो, अच्छी बात है। देखो इसके पास ये था मिथ्यात्व, क्योंकि दर्शन मोहनीय का अनादिकाल से जो अज्ञानी जीव है उनके पास सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति है, ये दो प्रकृतियां उसके पास नहीं है। समझ गए? क्या समझे? जो अनादिकाल से जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसके पास दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? एक अकेली है। कौन सी? जोर से। मिथ्यात्व। तुम्हारे पास कौन सी है? इसका मतलब अगर आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक मिथ्यात्व प्रकृति है। और ये क्या काम करती है? ये क्या काम करती है? जीव को सच्ची श्रद्धा नहीं होने देती। अब ये कर्म की प्रकृति जबरदस्ती तो रोकती नहीं, ये तो निमित्त है। निमित्त तो आप समझते हैं ना, ये कोई जबरदस्ती नहीं करती। मैं स्वयं में अपनी अज्ञानता से सम्यक श्रद्धा नहीं करता, तब ये कर्म की प्रकृतियां उसमें निमित्त होती हैं। और ये सत्ता में पड़ी हुई कोई निमित्त नहीं होती, इनका जो उदय है वो निमित्त होता है। आपने कर्मों के बारे में पढ़ा 8वें अध्याय में, कर्मों के भेद प्रभेद। अब क्या हुआ कि जब इसको देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, जिनवाणी सुनने को मिली, भेद विज्ञान हुआ और इसको सम्यक दर्शन हुआ, और इसके इस द्रव्य में से टूटकर ये टुकड़े हो गए, ये टूटा, इसमें से और हल्का होकर ये टूटा, यानी लाइट लाइट होते गए, अनुभाग लाइट हो गया। तो अब ये क्या हुआ? इसको प्रथम बार, ये तीनों सत्ता में है इसकी, ये तीनों सत्ता में है, उदय नहीं है, सिर्फ सत्ता में है, उदय नहीं है। तो कौन सी दशा होगी? 5 दशाओं में से कौन सा भाग होगा? औपशमिक होगा, छायिक होगा, छायोपशमिक होगा, कि औदयिक होगा? औपशमिक, क्योंकि उपशम कर दिया, ये प्रकृति थी, इसको दबा दिया, इसका उदय नहीं आएगा। ठीक है, ये दब गई। एक ही प्रकृति थी इसके पास, ये दब गई, सत्ता में है, उदय में नहीं। तो क्या हुआ? इसको उपशम सम्यक। गुण स्थान कौन सा आ गया इसका? चौथा। कौन सा गुण स्थान में आ गए? पहले से सीधा चौथे में। हम सीढ़ियां बना के दिखाते हैं, लेकिन ये तो एक सिर्फ समझाने की बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। कर्म ऐसे थोड़ी हैं और गुणस्थान ऐसे थोड़ी है सीढ़ियों की तरह। पहले ये तो भावों को कैसे समझाएं। अब ये जीव को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन जो इसका मिथ्यात्व कर्म था उसके 3 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? ठीक है, पहला मिथ्यात्व तो था ही, उसमें से टूटकर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति रूप, इसके पास अब 3 प्रकृतियां हैं सत्ता में। उपशम सम्यक दर्शन अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक रह सकता है। अब उसके बाद क्या होगा? अब अंतर्मूर्त काल बीत गया, अब क्या क्या ऑप्शन है? अगर इस प्रकृति का उदय आ जाए, मिथ्यात्व प्रकृति का, तो ये जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कौन से गुण स्थान में आ जाएगा? पहले में। समझ में आया? इसका उदय तो नहीं आए, लेकिन इसका उदय आ जाए सम्यक मिथ्यात्व का, तो कौन से गुण स्थान में आ जाएगा? चौथे से तीसरे मिश्र में। वेरी गुड, इतना समझ में आ रहा है निमेशा? ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा उसकी टेंशन मत लो, अभी आपको समझ में आना चाहिए बस। क्लियर? ज्ञानम अभी आ रहा है समझ में?
अगर ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ जाए, क्योंकि अभी तो दब गई थी, लेकिन अब दबी हुई थी, ये उठ के आई सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तो ये चौथे गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में गिरेगा? क्या नाम है तीसरे का? ठीक है। और अगर इसमें मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ जाए, ये तो बड़ी प्रचंड है, तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा चौथे से सीधा। क्लियर? अब अगर खाली सम्यक्त प्रकृति का उदय आए, इन दोनों का नहीं आए, अकेली सम्यक्त प्रकृति का उदय आए, तो क्या होगा? इसको होगा छायोपशमिक सम्यक्त। क्या होगा? समझ में आया? कोई जीव चौथे गुण स्थान से अगर गिरा, उसका उपशम सम्यक्त का काल पूरा हुआ, तो उसकी 3 दशाएं मैंने आपको बता दी। अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो तीसरे गुण स्थान में, और अगर सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा तो छायोपशमिक सम्यक्त हो जाएगा। औपशमिक से क्या हो जाएगा? छायोपशमिक। लेकिन यहाँ थोड़े दोष लगते हैं इस प्रकृति के उदय के कारण। उन दोषों के नाम क्या है? शंकादि 25 दोष, 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 शंकादि दोष, हो गए 25। पढ़े छेडाला में? इतना समझ में आया आपको? कोई बताएगा इस बात को मुझे कि अगर औपशमिक सम्यक दर्शन का काल पूरा हुआ, उसके बाद अब इस जीव के साथ क्या क्या हो सकता है? बताओ, ध्यान से सुनना बाकी लोग, जोर से। पहले तो जब जीव को मिथ्या दृष्टि, अनादिकाल मिथ्या दृष्टि जो है, उसको सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, तो उसमें जो उसकी मिथ्या प्रकृति होती है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्या उपशम हो जाता है उसका, उपशम हो जाता है, और सत्ता में सत्ता में 3 मिथ्या के 3 टुकड़े हो जाते हैं। फिर जो औपशमिक सम्यक होता है, उसका काल अंतर्मुक्त होता है। काल पूर्ण होने के बाद यदि मिथ्यात्व का उदय आएगा तो वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। फिर अगर सिर्फ सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग बजाओ भाई इस बच्चे के लिए। इसने तो पूरा विषय ऐसा सुना दिया जैसे मैंने समझाया। भाई वाकई मज़ा आ गया मुझे आज, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को इससे उत्साह मिलता है कि जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको समझाने का फ़ायदा है कि खामोखा पागलपन कर रहा हूँ तो आप लोगों को ग्रहण हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मेरा मन लगता है ना कि फिर मैं और अच्छे अच्छे ऐसे गहरे विषय आपको बताऊँ। समझ में आया अनिमेशा? अब एक चीज़ रह गई, आपका प्रश्न आना चाहिए, एक प्रश्न उठना चाहिए आपको इसमें से, क्या हमें तो समझ में आ गया कि पहले गुण स्थान में कैसे आएगा वापस गिर के, है ना? तीसरे में कैसे आएगा, चौथे में क्षोपशम सम्यक दर्शन में कैसे आएगा, लेकिन ये तो समझाओ कि दूसरा गुण स्थान, क्या नाम है दूसरे गुण स्थान का? सासाधन, उसमें कैसे आएगा? सा माने सहित, आसाधन माने आसातना सहित, आसातना माने विराधना। इसकी विराधना की उसने सम्यक दर्शन की विराधना, क्योंकि दूसरा गुण स्थान हमेशा गिरते वक्त ही होगा। तीसरा गुण स्थान कभी कभी पहले से तीसरे में भी आ सकता है, लेकिन अभी वो बाद में बताऊंगा कैसे। अभी हमने जो चर्चा की वो अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा की, कि जिसको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसकी सत्ता में सिर्फ एक मिथ्यात्व प्रकृति थी, लेकिन आज उसको सम्यक दर्शन हुआ तो उसकी मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो गए, ठीक है? लेकिन ये सब उपशम है, इसका उदय में नहीं है। तो सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से अब काल पूरा होने पर 3 दशाएं आपको बताई कि मिथ्या दृष्टि हो जाए, सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाए, या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाए। अब इसके भेद बता रहे थे आप मोहनीय के, सुनाना सूत्र वो वाला अनिमेशा याद है? मोहनीय के दर्शन, मोहनीय चारित्र, मोहनीय, हाँ सुनाओ बेटा। अब सुनो, कषाय 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 कषाया कषाय, तो पहले अकषाय होगा फिर कषाय होगा, आगे बोलो। एक मिनट, ख्यास त्रि तो हो गई, फिर त्रि, अब त्रि किसकी बतानी है? देखो सही सुना है सूत्र, नहीं क्योंकि त्रि त्रि 2 बार क्यों बोल रहे हो?
हाँ द्वि नव षोडश हाँ, वेदा। क्या स्त्री, फिर इसके द्वि, द्वि भेद कौन कौन से हो गए? चारित्र मोहिनी। फिर आगे बोलो सूत्र। द्वि नव षोडश वेदा। नव और षोडश भेद। नौ किसके हैं? आकषाय वेदी, आकषाय वेदी, उसी को नौ कषाय भी कहते हैं। ठीक है, अब हम तो इसके दो भेद करते हैं, चारित्र मोहिनी। कौन कौन से थे? आकषाय को हम नौ कषाय कहते हैं। ठीक है, इसी को अकषाय भी कहते हैं। वेदनीय, क्योंकि वेदन करावे से, वेदनीय कर्म की बात नहीं, लेकिन इसलिए नौ कषाय और कषाय वो हो गए चारित्र मोहिनी। नौ, इसके तो आपको पता ही है 9 भेद हैं, और इसके 16 भेद आपको पता है। ऐसे आप लोग ये चीज सीखो। आपने कभी परेड देखी 26 जनवरी की? नहीं, टीवी पे कभी वैसे, है ना। और ऐसी 15 अगस्त वगैरह की जो होती है, अगर वो बंदूक उठाएंगे, 50 हैं अगर बटालियन में, उनकी बंदूक एक साथ यहाँ जाएगी, एक साथ नीचे आएगी, लेफ्ट राइट एक साथ होगा, है ना। तो जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो आपका उच्चारण एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा ना स्ट्रेंथ में यूनिटी, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, यूनिटी में स्ट्रेंथ है। इसमें ताकत थी, लेकिन इसकी ताकत टूट गई, तो फिर हमने इसको हरा दिया। समझ में आया? तो आप यूनिटी में एक साथ बोलें, सूत्रों का वाचन उच्चारण आपका एक साथ होना चाहिए। जैसे आप मान लो पूजा गाते हो, सूत्र बताते हो, कुछ भी एक आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन एक आवाज़ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, अच्छा, 9 कषाय। अब ये कषाय 4 प्रकार, अनंतानुबंधी 4 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। याद है? तो टेंशन नहीं लेना, मुझे ज़्यादा आग्रह नहीं है कि आप बहुत कुछ याद रखें, लेकिन अभी आपको आनंद आना चाहिए, अभी आपको समझ में आए, आपके ज्ञान के पट खुल जाएंगे। याद तो कर लोगे आप, याद करने में कुछ नहीं है। अनंतानुबंधी 4, फिर आपने ऐसा कहीं प्रयोग देखा? 2 बार आधे जा आए, देखना थोड़ा और ढूंढना कहाँ आता है एक साथ। अब किसी ने कहा, तू ही कह रहा था ना कि 2 बार आधे जा आए, इससे बढ़िया एक जा लगा दो, आधे आधे एक हो जाते हैं। युक्ति कह रही थी, हाँ, है ना। अब ये भी सोचने की बात है, आप लोग बताना मुझे। ऐसे प्रज्वलित में भी शायद 2 बार जा ऐसे ही आएगा, प्रज्वलन, संज्वलन, है ना। चलिए, अब ये विषय थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जो अनंतानुबंधी की 4 कषाएं हैं, है ना, जब कभी किसी को सम्यक दर्शन होता है प्रथम बार, तो मिथ्यात्व प्रकृति का तो होता ही है उपशम, और ये जो अनंतानुबंधी है इसका भी उपशम होता है। समझ में आया? क्योंकि अनंतानुबंधी भी, ये अनंतानुबंधी बड़ी विचित्र है, ये विशेष प्रकृति है, ये द्विस्वभावी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? है तो चारित्र मोहनीय की, तो चारित्र का घात करना चाहिए, लेकिन जब तक इसका उदय रहता है तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। क्या बताया अनिमेषा? वेरी गुड। कैसी है? द्विस्वभावी है, तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति चारित्र का घात तो करती ही है, लेकिन ये किसका घात करती है? जीव के सम्यक्त्व का भी घात करती है। किसका घात करती है? जब तक ये अनंतानुबंधी का उदय रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ उसके उदय में मिथ्यात्व प्रकृति भी नहीं होगी, और कौन सी नहीं होगी उदय में? अनंतानुबंधी भी नहीं होगी। तब उसको होगा औपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है। अब क्या होगा? अब ना तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए, अब ये सम्यक दृष्टि है अंतर्मूर्त के लिए, ना सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए, ना सम्यक्त्व का उदय आए, सम्यक्त्व प्रकृति का। लेकिन अनंतानुबंधी में से
अभी चौथे गुण स्थान में है ना औपशमिक सम्यक दृष्टि। अब हम स्टेज देख रहे हैं, जब उसका काल पूरा होगा अब क्या क्या दशा है। 3 तो हमने देख ली, लेकिन अगर अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए, चाहे तो अनंतानुबंधी क्रोध का आ जाए, या अनंतानुबंधी मान का आ जाए, या अनंतानुबंधी माया का आ जाए, इनमें से किसी का ना आए, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय किसी एक का भी उदय आ जाए तो सीधा वो आता है दूसरे गुण स्थान में। क्या नाम है उसका? सासादन। और गुण स्थान का पूरा नाम क्या है? नाम क्या है? सासादन सम्यक्त्व। सम्यक्त्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्यक्त्व रूपी शिखर पर्वत से गिरा है, अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है ना। जैसे फल टूटा, गिर गया, जाएगा जमीन पे ही, लेकिन अभी जमीन पे नहीं गया, जमीन पे पहुंच जाएगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान हो जाएगा। अभी क्या है? उसको दूसरा गुण स्थान है। तो अभी क्या समझ में आई? दूसरा गुण स्थान कैसे होता है कि कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जिसको उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? 6 आवली और या 1 समय, ऐसे ही कितना, या तो 1 समय काल शेष बचे, 1 आवली 6 समय है कि 6 आवली 1 समय है? आप निकालो दूसरा गुण स्थान। हाँ ठीक है, ठीक है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल कितना शेष बचा है अभी? या तो 6 आवली बचा हो, 6 आवली से लेकर 1 समय तक। अगर 1 समय पहले भी इसका उदय आ जाए अनंतानुबंधी का, तो सीधा कहाँ जाएगा? दूसरे गुण स्थान में। इसलिए दूसरे गुण स्थान का उत्कृष्ट और जगन्य काल कितना बनेगा? उत्कृष्ट बनेगा 6 आवली और जगन्य बनेगा 1 समय। ये तो आप, मैं वो तुम्हारी बुक ले गया था ना, उसमें बड़े निशान लगा रखे हैं। तुम्हारी बुक है किसी और की है? पढ़ा था दूसरा गुण स्थान? अच्छा अच्छा, तो उसमें आपने लिखा हुआ है ना 6 आवली 1 समय अच्छे से, तो इसका मतलब समझ में आ गई होंगी वो बातें आपको अच्छे से। 6 आवली, ठीक है। अब ऐसे याद रहेंगी, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व का काल अगर अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहे या कम से कम 1 समय शेष रहे, तब इसके क्या होता है? अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो सीधा दूसरे गुण स्थान, यानी दूसरे गुण स्थान का काल औपशमिक सम्यक्त्व का ही थोड़ा सा काल बचा हुआ है। कितना? या तो 6 आवली या कम से कम 1 समय। तो दूसरे गुण स्थान की स्थिति कितनी होगी? 6 आवली उत्कृष्ट और जगन्य 1 समय। अब याद रहेगा, क्योंकि फैक्ट को वैसे याद रखना मुश्किल होता है। अगर आप ऐसे याद रखें ना कि 6 आवली 1 समय, तो भूल जाएंगे। लेकिन आपको याद हो कि औपशमिक सम्यक्त्व का काल जब सिर्फ 6 आवली रह जाए, जैसे देखो कहाँ पढ़ा वो? औपशमिक सम्यक्त्व का होगा, नहीं औपशमिक का नहीं हो सकता। औपशमिक का तो 66 सागर अलग बात। अब समझो, जैसे ये काल है औपशमिक सम्यक्त्व का, ठीक है, अंतर्मुख काल है कितना? ये अंतर्मुख लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं सही है कि नहीं है। हाँ पे भी आएगी, बड़े होती है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल बता रहा हूँ। औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त है। अब अंतर्मुहूर्त काल में से अभी इतना काल शेष होता है, कितना? 6 आवली, 6 आवली काल शेष रह गया। लेकिन यहीं पर इसके अनंतानुबंधी उदय में आ गई। क्या आ गई? तो सीधा चौथे गुण स्थान से आ जाएगा ये दूसरे गुण स्थान। तो वहाँ कितनी देर रहेगा? जो टाइम बचा था 6 आवली, 6 आवली रहकर फिर पहले गुण स्थान में गिर जाएगा। ध्यान से समझो। अब अगर 1 समय शेष बचा था, यहाँ पे उदय में आया अनंतानुबंधी, तो गिर के आया, यहाँ कितने टाइम रहेगा? 1 समय रहेगा। इसलिए दूसरे गुण स्थान का काल कितना बना? 1 समय अथवा उत्कृष्ट 6 आवली। तो 4 दशाएं हो गई।
औपशमिक सम्यक दर्शन से जब ये जीव च्युत होगा, या तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय आने पर पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व के उदय आने पर तीसरे गुण स्थान में, सम्यक प्रकृति के उदय आने पर छायोपशमिक सम्यक हो जाएगा, रहेगा चौथे गुण स्थान में। और अगर अंकानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए तो कौन सा गुण स्थान होगा? सासाधन गुण स्थान। इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा। मुझे एक बात और समझानी थी आपको। जो हमने 4 गुण स्थान बताए आपको, दर्शन मोहनीय को मैं अब मोहनीय के 2 भेद बताए, दर्शन मोहनीय और चारित्र। अब दर्शन मोहनीय की अपेक्षा पहले 4 गुण स्थान है। दर्शन मोहनीय की अपेक्षा कितने गुण स्थान है? 1 से 4 गुण स्थान दर्शन मोहनीय की अपेक्षा है। कि दर्शन मोहनीय का सद्भाव, अभाव, चौथे में अभाव हो गए, इसलिए चौथा गुण स्थान। तो जब हम अपेक्षा लेते हैं तो दोनों तरह से, उसके होने और ना होने की अपेक्षा। ठीक है, चारित्र मोहनीय के कितने हो गए थे? 5 से 12 गुण स्थान। याद रखोगे, 5 से 12 गुण स्थान चारित्र मोहनीय की अपेक्षा है। मैंने आपको बताया था ना, साचा मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से होते हैं। तो मोह मैंने आपको कहते 1 से 12, लेकिन उसमें भी 1 से 4 गुण स्थान दर्शन मोहनीय की अपेक्षा, 5 से 12 चारित्र मोहनीय की अपेक्षा, और 13वां 14वां योग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा। इम्पोर्टेंट आपका जो है ना एस्पेक्ट पहले से चौथे गुण स्थान का था, जो इम्पोर्टेंट था, माने कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आज क्लियर हो गई आज की क्लास में। ठीक है, विशेष आज का हमारा क्या रहा कि जो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान, इनमें जीव कैसे कैसे आता है वो एस्पेक्ट क्लियर हो गया कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा। एक गाथा जरूर पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए फटाफट देखते हैं। कल वाली गाथा याद हो गई? मिच्छे खलु ओदयो विदिये पूर्ण पारिणामियो भावो मिस्से खो वसमियो अविरद सम्मम हितिन्नेव। अब ये देखना, हमने कहा पहले गुण स्थान में कौन सा भाव है? औदैक। लेकिन बाकी प्रकृतियों का नहीं लगाना। आपने औदैक के भेद पढ़े? कितने भेद होते हैं? 2 विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। औपशमिक के 2 भेद होते हैं। हाँ बता रहा, वो सूत्र बताया ना मैंने। औपशमिक छाइक को, छाइक के 9 भेद होते हैं। औदैक के कितने होते हैं? 18। 21 होते हैं। 2 9 अष्टादश। औपशमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतंत्र मोदैक पारिणामिक। 21 होते हैं औदैक के। 2 9 अष्टादश। अष्टादश हो गए औपशमिक भाव के, ठीक है, और 3 भेद हो गए पारिणामिक के। तो औदैक के 21 होते हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इसमें औदैक भाव है, दूसरे गुण स्थान में हमने कहा पारिणामिक भाव है, तीसरे गुण स्थान में हमने कहा कैसा है? क्षयोपशमिक भोग समियो, और चौथे में कौन सा कहा? तीनों भाव है। उदय भी हो सकता है, उपशम भी हो सकता है, नहीं सॉरी, चौथे में उदय में नहीं होगा, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। तो एक कौन सी प्रकृति की अपेक्षा लेना? ये सिर्फ और सिर्फ दर्शन मोहनीय की अपेक्षा बात है। बाकी प्रकृतियों का तो रह सकता है, जैसे ज्ञानावर्णीय है, पहले गुण स्थान में उसका क्षयोपशम भी है, दूसरे गुण स्थान में भी क्षयोपशम है ज्ञानावर्णीय की। अभी उनकी बात नहीं है, सिर्फ दर्शन मोहनीय की अपेक्षा कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में औदैक है। नहीं तो पहले गुण स्थान में अगर और प्रकृतियों का देखें तो क्षयोपशमिक भी है। क्षयोपशमिक के 18 भेद सुनाओगे कोई? याद नहीं है? देखो गति कषाय लिंग, वो तो औदैक के हैं। ज्ञानम, औदैक के जो भेद हैं सूत्र के हिसाब से बताओगे? वो वाला है, मैं बताता हूँ। इसमें ज्ञान, अज्ञान, संयता, सिद्ध, लेश्या, चतुष्त्रय, कई कई, है ना, ऐसा है कुछ, ऐसे वाला सूत्र है। हाँ हाँ, बोलो बोलो।
नहीं ये वाला नहीं, चलो छोड़ो, अपने गाथा पे आओ, बाद में देखेंगे। देखो विद्या ऐसी याद होनी चाहिए कि जब मौका पड़े तब एकदम तुरंत निकल के वो याद आ जाए। अब हम क्या, अगर हम सूत्र के हिसाब से पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। द्विनवाष्टादश विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब औपशमिक सम्यक तो चारित्र्य, सम्यक तो चारित्र्य के बाद कौन सा सूत्र है? तत्वार सूत्र, दूसरा अध्याय। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध निश्या। लेकिन ये औदैक का बता दिया आपने, ये तो बात का, इसके पहले एक है जिसमें वो दर्शन लभ्य चतुस्त्री त्रि पंच भेदा, वो वाला, वो छह उपशमिक भाव के भेद हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग, यही है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि। तो ज्ञान का छह उपशम है, पहले गुणस्थान में भी है, लेकिन अभी उसकी यहाँ चर्चा नहीं। हाँ 18 भेद किसके हैं? छह उपशमिक भाव के। लेकिन अभी यहाँ उन 18 भेदों में से जो मैंने कहा था ना सम्यक्त्व चारित्र्य, सिर्फ सम्यक्त्व वाली यानी दर्शन मोहनीय की अपेक्षा बात है अभी। तो दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व का उदय है पहले में। चलो एक गाथा देखते हैं। ये कुछ नोट करना है आपने, कुछ स्पेसिफिक करना है? क्या करोगे? बस आंखों में समझ लो इसको, ज़्यादा क्या नोट करना। मैं इसका मेरे इस पे आ गया है ज्ञानम, तो नोट कर लियो बेटा इसमें से, वीडियो में से है, फिर सबको शेयर कर दें। चलिए समझने की बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। ये तो क्या है कि डायग्राम से आपको जल्दी एक क्लियर हो जाती है बात। एदे नियमा भावा, बोलिए जरा। एदे भावा नियमा, एदे भावा नियमा। दूसरा पेन कैरी कर लो। बोलो एदे भावा नियमा, एदे भावा नियमा। एदे भावा नियमा, एदे भावा नियमा। यानी जो हमने भाव बताए थे इससे पहले वाली गाथा में, नियम से हो गया यार। दंसन मोहम पड़ुच्च, भणिधातु, एदे भावा नियमा, एदे भावा नियमा। दंसन मोहम पड़ुच्च भणिधातु। दंसन मोहम पड़ुच्च भणिधातु। इसमें तो क्या हुआ? एदे माने ये भाव जो बताए थे इस प्रकार, ये भाव नियम से दर्शन में है। अच्छा ये भाव नियम से दर्शन मोह की अपेक्षा समझना, इसमें और कर्मों की प्रकृतियों की अपेक्षा मत समझना। यही बात मैंने अभी आपको समझाई, क्योंकि ज्ञानावरण आदि की अपेक्षा नहीं। उनको थ्योरी में नहीं बता सकते जिनने 21 लाइन की नीति गाथा की लिखी। देखो पहले क्या होता था कि लिखने लिखाने का रिवाज ही नहीं था। जब लिखने लिखाने की बातें नहीं थी तो याद कैसे रहे चीज़ें? तो पद्य में याद रहती थी, क्योंकि मुख से मौखिक विद्याएं चलती थी। जैसे गुरु से सीखा और वो बात याद रही। आज के समय में देखो पुराने लोग पुरानी पुरानी कहावतें कहते हैं ना, पुराने पुराने बुजुर्ग लोग, तो उन्होंने कहीं लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनको सुन सुन के याद है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब। उसी प्रकार ये विद्या मुँह जुबानी आई थी आगे तक, इसीलिए इस प्रकार चलता रहा। दूसरा क्या है कि गद्य में लिखने में वही बात बड़े में लिखनी पड़ती है और पद्य में सरल हो जाती है, याद भी रहती है। गद्य की अपेक्षा पद्य हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। जैसे मैं आपको 4 लाइनें वैसे बताऊं तो आपको बहुत टाइम तक एग्जैक्ट याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर हम उसे किसी गाथा में, छंद में बताते हैं
तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहती तो वो वृत्त का याद है। वृत्त का याद रहता है, पद्य का तो भूल जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी विद्या की लेने की स्टाइल चेंज हो गई है ना। तो पहले तो उच्चता उसी तरह से था। और क्या है, सूत्र वाक्य होते हैं। अब इसके ऊपर देखो, अगर आप पद्य में जाओगे उसका विस्तार 2 पेज भर रखे हैं उसके खुलासे में, है ना। एक भावानियमा माने इस प्रकार जो भाव बताए पीछे वाली गाथा में, वो नियम से दंसन मोहम, दंसन मोह के पड़ुच्च माने होता है प्रतीति, पड़ुच्च माने प्रतीति, यानी उसका अर्थ हमने किया अपेक्षा, उसकी अपेक्षा से कहे गए। यानी अभी इसमें और प्रकृतियों की अपेक्षा मत देखना। जो हमने कहा पहले में औदिक भाव ही है, दूसरे में पारिणामिक ही है, तीसरे में क्षयोपशम ही है ना, चौथे में उपशम क्षय और क्षयोपशम ही है। वो हमने सिर्फ किसकी अपेक्षा कहा, दर्शन मोह की अपेक्षा, बाकी चीज़ों की अपेक्षा बात नहीं। क्योंकि आप अंतराय की अपेक्षा देखोगे तो पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी क्षयोपशम है, क्षयोपशम भाव बनता है। ठीक है। एदे भावानियमा दंसन मोहम पड़ुच्च भणिदाहु, ये दूसरा चरण सुनाओ जल्दी से, रिपीट कीजिए। अब पूरा बोलिए। हाँ, किस किस को याद है, सुनाओ जरा, सुनाओ। आदित्य सुनाओ। एनिमेशन में सुनाइए ना। नेक्स्ट सुनाओ बेटा। वेरी गुड। हाँ, चारितम एदे भावानियमा दंसन मोहम पड़ुच्च भणिदाहु, चारितम नत्थि चदो अविरत अंतेषु ठानेषु। हाँ, ठानेषु, ठाण मैंने स्थान, ठाणेषु देखो, चारित्रम नत्थि जदो माने वहाँ चारित्र नहीं होता। कहाँ तक, अविरत अंतेषु ठाणेषु, अविरत यानी चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता। इसलिए यहाँ सिर्फ दर्शन मोहनीय की अपेक्षा समझना, चारित्र मोहनीय की अपेक्षा नहीं लेना। चारित्र मोहनीय की बात आएगी 5वें गुण स्थान से ऊपर। तो दूसरी लाइन में क्या क्लियर किया, चारित्रम नत्थि जदो माने यहाँ तक चारित्र नहीं है। अविरत अंतेषु ठाणेषु, कहाँ तक, अविरत के अंत तक, यानी अविरत जो चौथा गुण स्थान है ये अंत का गुण स्थान है दर्शन मोह की अपेक्षा। ठाणेषु माने स्थान में। चारित्रम नत्थि जदो, चारित्र जदो का मतलब ध्यान से। हाँ, अविरत अंतेषु माने ठाणेषु माने होता है स्थान, ठाण, ठीक है, ठाणा 24 ठाणा 24 स्थान, ठाणेषु स्थान में। अंतेषु माने अविरत सम्यक के अंत तक
चारित्र नहीं होता, यानी अंतिम गुण स्थान है दर्शन मोह की अपेक्षा। ये स्पष्ट सिर्फ इसलिए किया कि आप यहाँ कहीं चारित्र मोह की अपेक्षा मत लगा लेना। उदय उपशम छह उपशम जो हमने बताया है वो हमने किसकी अपेक्षा बताया? दर्शन मोह की अपेक्षा। चारित्रम नत्थि जदो, जहाँ चारित्र नहीं है, अविरत अंतेषु ठाणेषु, ठीक है, यानी अविरत गुण स्थान तक, अंत इसलिए लिख दिया, तक कह सकते हैं, अविरत सम्यक तक के स्थानों में चारित्र नहीं है, इसलिए वहाँ चारित्र मोहनी की अपेक्षा नहीं की, दर्शन मोहनी की अपेक्षा की। बस दूसरी लाइन एक दो बार और पढ़ लो। चारित्रम नत्थि जदो, चारित्र नहीं है जहाँ, चारित्रम नत्थि जदो, अविरद अंतेषु ठाणेषु, अविरद अंतेषु ठाणेषु। कहाँ तक नहीं है? यानी अविरत सम्यक्त नामक चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं है, माने चारित्र की अपेक्षा ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक गाथा और हुई। मैंने पूरा 1 घंटा ना हमको चाहिए क्लास के लिए, थोड़ा सा सेटलमेंट देखते हैं कुछ, या तो थोड़ा जल्दी करें। क्योंकि स्कूल कितने बजे जाते हो आप लोग? 7:30 तो लेट हो जाएगा ना फिर आपको, क्योंकि आप क्लास के बाद नाश्ता। हाँ, आप तो 6:15 से आ जाते हो, लेकिन 6:15 से भी काम नहीं होता। नहीं, आप तो आ जाओगे, मेरा तो नहीं आ पाता है ना। चलो, अभी तो छुट्टी है इसलिए खिंच गया है ये।